अपनू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत में अगले 45 दिनों तक जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी और जिला अधिकारी स्वयं शिविर में उपस्थित रहेंगे ताकि लोगों को अपने कामों के लिए भटकना ना पड़े। इस कार्यक्रम में सभी 28 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जाएगा। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे। जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक मर्यादा और भारतीय संस्कृति दोनों को भूल चुकी है। धामी ने आरोप लगाया, कांग्रेस अपने तथाकथित युवराज के इशारों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, उनकी पार्टी ने कोई गलत टिप्पणी नहीं की और जर्सी गाय और बछड़े पर जांच की मांग की। किया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही है, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है, उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जो एक भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को भी भूल रहे हैं और इस प्रकार से अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं, ये सब फजूल की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ को कोई अपशब्द नहीं कहता है। प्रधानमंत्री जी की माँ है, चाहे किसी की माँ है, सबकी माँ है। अब अगर बातें उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये वो कौन व्यक्ति था, आप लोगों को इसमें ढूंढना चाहिए कि जिसने किसी को जर्सी गाय कहा था, जर्सी गाय और जर्सी बछड़ा कहा था, वो जरा ढूंढना चाहिए आप लोगों को। ये फजूल की बात है। कोई ये तो ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को किसी से गाली दिला दें और फिर हल्ला करें कि भाई देखो मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को गाली। ये इस तरह की बात है। व्यक्ति कोई नेता जो नेता के रूप में प्रतिष्ठित है समाज में, जो नेता के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में
33 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि का मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार का संकल्प है उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी और शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देहरादून के दो बीजेपी विधायकों के बीच अब टकराव साफ नजर आ रहा है। रायपुर से विधायक उमेश काऊ और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली के बीच एक पुल के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। धर्मपुर विधायक ने दीपनगर और केदारपुरम को जोड़ने के लिए पुल निर्माण का प्रस्ताव पास किया, लेकिन रायपुर विधायक उमेश काऊ ने इस मौके पर जाकर इसे रोक दिया। इस कदम से स्थानीय पार्षद दिनेश प्रसाद सती भी हैरान हैं और इसे विकास कार्यों के विपरीत बताया। हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, बड़े बड़े विकास कार्य करते हैं, और एक विकास कार्य ऐतिहासिक विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए दो विधानसभाओं को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले। आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है, उसे व्यक्तिगत पैसों से बनाया है। ठीक है, अगर व्यक्तिगत बनाया है तो वो तो विभागीय स्तर का विषय है, क्योंकि विभाग ने जो है लोक निर्माण विभाग ने उसका ऑक्शन किया था। ऑक्शन किया, बाकायदा अखबारों में विज्ञप्ति निकाली थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो विभाग से वो अपना विभाग से ले सकते हैं। लेकिन दूसरा और पहलू हमें समझ नहीं आया, क्योंकि माननीय विधायक जी के संज्ञान में नहीं हो इस विकास कार्य के बारे में, ऐसा नहीं है। उनके संज्ञान में पूर्व में भी रहा, विभाग जो है उनके कार्यालय में उनसे मिला है, सारी चीजें उनको अवगत कराई गई हैं। अचानक ये चीजें कल घटना जो कर्म हुआ तो हमें भी काफी लंबे समय से दरकार थी, लेकिन आपकी सीमा से लगते हुए दूसरे विधायक हैं, कल सामने आया मामला कि उन्होंने कुछ काम रुकवा दिया वहाँ पे। आगे उनको क्या दिक्कत होगी? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, हो सकता है उनके कोई संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे और उसका समाधान हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे अपने विधायक हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ उनकी क्वेरीज होंगी, उसके कारण उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने तो यही देखा कि निरीक्षण पर गए थे, मेरी जानकारी भी तो नहीं कि कोई काम बंद हुआ। सर, क्वेरीज क्या हो सकती हैं? विकास कार्य हैं, जनता से जुड़े हुए काम। ये तो वो बताएंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वेरीज है तो वही बता पाएंगे ना। मेरा जहाँ तक पक्ष है कि बहुत समय से वहाँ पर एक मांग थी कि भाई यहाँ पर ये हरा पुल चौड़ा होना चाहिए, और जब मैं मेयर रहा उस समय मैंने उसका प्रयास किया था, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर के संबंधी कुछ समस्या आई थी, उसके बाद हो नहीं पाया था। अब जाके उसका समाधान हुआ, वहाँ पर काम चल रहा है, और तात्कालिक तौर पर अगर उनको रोकना भी पड़ा होगा तो हो सकता है उनके कुछ क्वेरीज होंगी, वो विभाग से बात करें, वो विभाग उसका समाधान करेगा। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस पर हरीश रावत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं पता कि उसने कितनी बार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हुआ तो हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। रावत ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी, वो अपने रास्ते पर चले। ऐसा लगता है कि वो अपनी युवाओं की तरफ ज्यादा देख रही है, और आपके उसमें थोड़ा हाँ, उनको अपने को नवीन करने की जरूरत है, अपनी सोच को नवीन करने की जरूरत है। जो उनकी ये कट्टरता की सोच है, असहिष्णुता की सोच है, समाज को बांटने की सोच है भाजपा की, उसको नवीनीकरण की जरूरत है, उसको नवीन करने की आवश्यकता है। न कि कोई नवीन हो या
कोई पुराना अध्यक्ष हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां असली मालिक तो आरएसएस है। ये कोई था या नहीं था, कौन था, क्या था, यदि कोई था, यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर बीजेपी ने जिस तरीके से हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में बनाए गए स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच अब तेज हो गई है। पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की गहन जांच के दौरान अब तक 89 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जांच समिति ने इन प्रमाण पत्रों को अपूर्ण और संदिग्ध पाया है। इनमें बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्रों के साथ साथ कुछ जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद सभी जिलों को निर्देश दिए कि पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की गंभीरता से जांच की जाए। इसी क्रम में नैनीताल जिले के हल्द्वानी परगना क्षेत्र में विशेष जांच समिति का गठन किया गया है। बीच में प्रकरण आया था जिसमें कि प्रमाण पत्रों में गलत अभिलेख लगा के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का संज्ञान में आया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी सभी व्यक्तियों के खिलाफ। इसके बाद तहसील में जितने भी हमारे पिछले 5 से 6 वर्षों में प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। अभी तक 250 से 300 प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी की जा चुकी है, जिसमें से 89 प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए जो कि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। उनके द्वारा जो भी वांछित शासन देश के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लगाए जाने थे वो नहीं लगाए गए थे। उनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन में वो ये पाया गया कि वो पात्र नहीं है, और ऐसे 89 प्रमाण पत्रों को अभी तक निरस्त किया जा चुका है। अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। आगे भी जो प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं उन सभी को निरस्त किया जाए। प्रमाण पत्र में जितने भी अभिलेखों संलग्न कर रहे हैं, चाहे वो किसी समिति के कागज हैं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, अन्य जो भी अभिलेख हैं उनका भी गहन जांच की जा रही है। और यदि कोई ऐसा अभिलेख मिलता है जो कूटरचित है या फिर आपका फर्जी है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के जहां एक तरफ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है, तो वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेमोग्राफिक चेंज करने वाले को पीछे लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी के तहत लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी में यहाँ पर जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का जो एक सिंडिकेट था उसको भी यहाँ बीच में पकड़ा गया था, और उसके बाद से लगातार फर्जी डॉक्यूमेंट को बनाने को लेकर के यहाँ पर जो कार्रवाई थी, जो सख्त कार्रवाई थी वो अधिकारियों से जारी थी। और अभी बात की जाए तो हल्द्वानी तहसील में करीब 89 जो प्रमाण पत्र थे वो फर्जी पाए जाने के आधार पर हल्द्वानी के एसडीएम राहुल शाह जी की तरफ से इसमें कार्रवाई की गई है। उनकी गहनता से जांच यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, जिसमें जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य प्रमाण पत्र थे उनको बनाने को लेकर के यहाँ पर उसमें कई खामियां पाई गई हैं। और जो एसडीएम राहुल शाह की तरफ से कहा गया है कि जो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आता है। हल्द्वानी के एसडीएम राहुल शाह जी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें तमाम तरीके से जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जाँच की जा रही है, और जो यहाँ पर जिन प्रमाण पत्रों में संदेह हो रहा है उनको यहाँ पर निरस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर तेज की जा रही है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य में प्री एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के साथ चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया, एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक और एसआईआर प्रक्रिया के प्रदेश संयोजक मनोज रावत ने कहा, कांग्रेस लगातार काम कर रही है ताकि VLA1 और VLA2 की नियुक्ति समय पर हो सके। उन्होंने बीजेपी द्वारा किए जा रहे गलत कामों पर भी अपनी नजर रखने की बात कही। देखिए, इस तरह का खेल तो पूरे देश में चल रहा है, और हमारे नेता और संसद में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी उसके प्रमाण भी दे चुके हैं। और अभी आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी आपने चुनावों में देखा होगा, बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बेशर्मी के साथ
ये भी बताया कि साहब उनके दिल्ली में भी वोट दिया हमने और बिहार में भी वोट दिया है। उनमें से कुछ ऐसे बेशरम नेता उत्तराखंड के भी थे जिन्होंने बाकायदा अपने फोटो डाले हैं। तो देखिए, जब चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सीना तान करके ये कहे कि साहब हमने ये चोरी करी है, तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में किस तरह से आप लोग देखिए, SIR पे अभी पहले हम अपना BLA 2 यानी बूथ लेवल एजेंट 2 बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसके लिए कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष गणेश घोटियाल जी ने 70 विधानसभा में BLA 1 यानी बूथ लेवल एजेंट 1 की नियुक्ति कर दी है और वही बूथ लेवल एजेंट जो 1 होता है वो अपनी विधानसभा के सारे पोलिंग बूथों के लिए बूथ लेवल एजेंट 2 की नियुक्ति करता है। उन्हीं के हस्ताक्षर से फिर वो फॉर्मों को जो उस विधानसभा का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है उसको जाते हैं और उसके बाद वो मान्य हो जाता है और अपने पोलिंग बूथ पर वो BLO के साथ काम कर सकता है, आपत्तियां दे सकता है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान सामने आया। उन्होंने बताया, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा जोशीमठ के पांडुकेश्वर स्थित नरसिंह मंदिर में पूजी जाती है। वहीं भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित की जाती है। ऊखीमठ को दूसरे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और श्रद्धालु इसे बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी रहती है और पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं कि 6 माह के लिए भगवान पूजन करते हैं और 6 माह के लिए मानव उनकी पूजा करते हैं। तो जो शीतकालीन जो गद्दियाँ हैं जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, जैसे बाबा केदार की जो है कि ऊखीमठ में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर वो विराजित रहते हैं और जो बद्रीनाथ जी हैं वो अपने पांडुकेश्वर और जो शंकराचार्य जी की जो हमारा नरसिंह मंदिर है वहाँ पर गद्दी विराजमान रहती है। उत्तराखंड में सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण बिना नोटिस के करने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा, धामी सरकार किसी भी अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो धार्मिक हो या बलपूर्वक। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का मामला है और जो भी उच्च न्यायालय के आदेश होंगे सरकार उनका पालन करेगी। और ये तो तय है कि धाकड़ धामी की सरकार ने उत्तराखंड में तय किया है कि सरकार की एक एक इंच भूमि को जो है अतिक्रमणकारियों से छुड़ाएंगे और कोई भी अतिक्रमण उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो धार्मिक रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हो या और भी कोई जो है किसी प्रकार से बाहुबल का प्रयोग करके अतिक्रमण किया गया हो, सभी अतिक्रमणकारियों को जो है हम यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे और एक एक इंच सरकारी भूमि को छुड़ाने का काम धाकड़ धामी की सरकार कर रही है। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर इस अभियान के तहत होटल, रेस्टोरेंट और मिठाइयों की दुकानों से खाद्य सैंपल एकत्रित किए जाएंगे। अपर आयुक्त FDA ताजवर सिंह जग्गी ने यह बताया, मिठाई, नमकीन, बेकरी उत्पाद और डेयरी उत्पाद की निगरानी की जाएगी। विभाग आम नागरिकों से मिलावटखोरी की शिकायतों के लिए पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की अपील कर रहा है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले कुछ दिनों से सिडकुल क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे हरिद्वार के कप्तान प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। कप्तान के निर्देश के बाद पुलिस ने एक टीम गठित की जो चोरों की पहचान और चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में जुट गई। टीम ने अपनी जांच में 4 बाइक चोरों को दबोच लिया, जिनसे चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उनकी हिस्ट्री को खंगाल रही है।
अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट चुकी है। नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। संभागीय आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने यह बताया, केवल 6+1 सीटर विक्रम को संचालित किया जाएगा। अगर 7+1 सीटर विक्रम चलते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो है सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं, कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पर सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करवाएंगे। हरिद्वार से अहम खबर सामने आई। जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक में सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं, यातायात अव्यवस्था और सड़कों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने ई रिक्शा के अनियमित संचालन और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ई रिक्शा सत्यापन और निरीक्षण की मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 19 जनवरी से 18 फरवरी तक हरिद्वार और रुड़की में ई रिक्शाओं का सत्यापन अभियान चलेगा। सत्यापन के बाद विशेष पहचान स्टिकर जारी किए जाएंगे और बिना स्टिकर वाले ई रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर क्षेत्र को विभिन्न जोन में बांटा जाएगा। हमारी मासिक सड़क सुरक्षा की बैठक थी और अभी हमने देखा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई जगह कुछ एक्सीडेंट के नए पॉइंट डेवलप हुए थे। उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें कि हमारे जो एनएच के पॉइंट्स हैं, कुछ नजीबाबाद हाईवे जो एनएच है, साथ ही रुड़की एनएच और लक्सर का जो हाईवे है, वहाँ पर एक्सीडेंट के जो पॉइंट्स थे वहाँ पर लाइट लगाने के लिए, रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए या अन्य सुरक्षात्मक कार्य के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके साथ ही ई रिक्शा को लेकर जो एक डिस्कशन हुआ था कि ई रिक्शा ड्राइवर सभी का सत्यापन, वेरिफिकेशन और रूट आइडेंटिफिकेशन का कार्य भी किया जाए। उसके लिए भी एक एसओपी बनाया जा रहा है और शीघ्र ही इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हर महीने होती है रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग, जो कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है। तो उसी के क्रम में आज यह बैठक हुई। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। उसमें से एक निर्देश ये है कि जो ई रिक्शा जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, लगभग 18,000 जनपद में रजिस्टर्ड है, उनके सभी वाहन चालक और वाहन जो उनके ओनर हैं, उनका पुलिस सत्यापन होने के बाद उन वाहनों का सबका हमारे आरटीओ की तरफ से वेरिफिकेशन होगा और जिन भी वाहनों का पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा उन्हें ही एक स्टिकर और आईडी मिल। उत्तराखंड में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। शहर में 20 और 21 दिसंबर को वीकेंड, 24 से 29 दिसंबर तक विंटर कार्निवल, 25 दिसंबर को क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान भारी भीड़ की संभावना है। पुलिस ने अस्थायी पार्किंग स्थल और डाइवर्टेड रूट्स तैयार किए हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। आने वाले इसमें क्रिसमस, न्यू ईयर और जो वीकेंड्स हैं, इसको लेके हमारी तैयारी शुरू हो गई है और हमने पार्किंग प्लान्स, डाइवर्जन प्लान्स और इसके अतिरिक्त शटल सर्विस के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो सब पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो सभी स्तर पे हमारे प्रयास जारी हैं और हम सभी के संयुक्त प्रयासों से ये सीजन को ठीक से निकालें। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।